हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 की कुछ थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। हमारा टॉपिक है यहाँ पर देखिए त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। तो आपको याद होगा कि हमने एक्सरसाइज 6.3 के अंदर त्रिभुजों की समरूपता प्रूव करने के लिए कुछ क्राइटेरिया देखे थे। कौन कौन से थे वो जो क्राइटेरिया थे वो आपकी बुक में प्रमेय 6.3, 6.4 एंड 6.5 के अंदर दे रखे हैं। तो पहला था कि एंगल एंगल समरूपता क्राइटेरिया, दूसरा था साइड 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 क्राइटेरिया एंड तीसरा कौन सा था साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इन तीनों समरूपता नियमों को हमने पिछले वीडियो के अंदर प्रमेय के रूप में पढ़ा था और इसके कई सारे क्वेश्चंस किए थे, जिनमें हमने दो त्रिभुजों को समरूप प्रूव करने के लिए इन नियमों का, इन क्राइटेरियाज का उपयोग किया था, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में इन तीनों को प्रूव करेंगे और इनके प्रूव में हम सर्वांग समता को भी यूज करेंगे, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है। आपको याद होगा कि दो त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करने के लिए वहां पर हमने सर्वांग सम के कितने नियम पढ़े हैं, टोटल 5 नियम पढ़े हैं ना। सबसे पहला कौन सा था, साइड एंगल साइड, फिर एंगल एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, ये भी था, है ना। RHS, ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ये था। और एक और था जो था साइड साइड साइड। तो ये रूल्स हमने पढ़े हैं। तो इनके प्रूव में हम इनमें से किसी नियम का भी यूज करेंगे। तो सर्वांग समता का कॉन्सेप्ट भी आपकी क्लियर होना चाहिए। 9th क्लास के इस चैप्टर की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से पहले इसको पढ़ लेना है, समझ लेना है और आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है कि सबसे पहले 6.1, 2 एंड 3, उसके बाद में ये चीज देखनी है। मैंने कई सारे क्वेश्चंस बताए आपको 6.3 में, तो वहां से उन क्वेश्चंस से भी आपको कई सारी हेल्प मिलेगी इन थ्योरम्स को समझने में। तो वैसे ये आपके बुक में दे रखी है तो आपको करना जरूरी है, क्योंकि पेपर में बुक में से कई से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जिन्हें 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं उनको तो ये करना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 1 बाय 1 तीनों थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। इसमें फर्स्ट है आपके सामने एंगल 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 समरूपता नियम। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, मतलब समानुपाती होती है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो इसमें दिया क्या है कि संगत कोण बराबर दे रखे हैं, तब क्या होता है, संगत भुजाएं तो वैसी समानुपाती हो जाती है। हमें ऑलरेडी पता है कि समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती होती है ना। और तब त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं कि समान कोणिक जो त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले दो ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ABC एंड DEF। इन दोनों ट्राइंगल में जो संगत कोण है वो कैसे है, बराबर है, और यही हमें दे रखा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में क्या दे रखा है, संगत कोण बराबर है। तो A का संगत कोण कौन सा है इसमें, D, B का कौन सा है E, और C का F। तो A बराबर है किसके, D के। इसी तरह B बराबर है एंगल E के और C बराबर है एंगल F के। ये हमें दे रखा है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज समरूप है, ये हमें प्रूव करना है। तो लिख लेंगे सिद्ध करना है, ABC को समरूप प्रूव करना है किसके, DEF के। अब देखिए यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए हमें एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, देखो AB के माप की, पहले तो हम AB को माप लेंगे और फिर इतने ही माप की यहाँ पर इस DE को मापेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे। इसी तरह AC को माप कर हम DF को मापेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे, जितने तक माप है। तो ये दोनों सेम माप की भुजा हो गई। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेंगे। तो पहले इसको नाम दे दो, इसको P दे दो और इसको Q दे दो। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिला लिया। तो देखो ये जो AB है वो किसके बराबर हो जाएगी, DP के बराबर, क्योंकि हमने बराबर माप की ली है। और AC बराबर हो जाएगी DQ के बराबर। तो इसी चीज को लिख लेंगे। अब हम कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC की भुजा AB व कौन सी, AC है ना, AB और AC के बराबर हमने माप लिया। तो के बराबर माप लेकर क्रमशः DP व DQ, देखो ये DP और DQ हमने बनाई, और कौन से त्रिभुज में बनाई, त्रिभुज DEF की भुजाएं DE व DF में से काटी, है ना, इसी में से तो बनाया है इनको।
और देखो और क्या किया हमने, P व Q को मिलाया है ना, यहाँ पे लिख लो एवं P व Q को मिलाया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक चीज कि हमने AB को DP के बराबर लिया है। तो क्या यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि AB बराबर DP, AB बराबर DP, और फिर AC बराबर DQ हो जाएगा, AC बराबर DQ। ये यहाँ पर अर्थात करके दैट इज करके आप लिख लेना। अब देखिए हम इसको कैसे प्रूव करने वाले हैं, ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्राइंगल ABC है और ये DPQ है, इन दोनों ट्राइंगल को हम पहले सर्वांग सम प्रूव कर लेंगे। और आपको पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण इस कोण के बराबर आ जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर आ जाएगा, और कुछ कोण हमें बराबर ऑलरेडी दे रखे हैं। तो इन सब की हेल्प लेके हम क्या करेंगे कि ये जो PQ दे रखी है इसको हम इस EF के पैरेलल प्रूव कर देंगे, समांतर प्रूव कर देंगे। और आपको पता है कि हमारे पास थेल्स थ्योरम है, तो अगर दो रेखाएं इस तरह से समांतर हो त्रिभुज में तो उसकी हेल्प लेके हम इसको इसके जो भुजाएं है उनका अनुपात समान करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे कि इनके भुजाएं जो है संगत भुजाएं उनको समानुपाती करेंगे, और समानुपाती करके हम देखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, समरूप प्रूव हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं और देखते हैं, समझते हैं। अब देखो ये चीज तो हो गई, हमने रचना कर दी, ठीक है। सिद्ध क्या करना है ये लिख लिया, दिया क्या है वो लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC व ट्राइंगल DPQ में इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या कर रहे हैं, पहले तो सर्वांग सम प्रूव कर रहे हैं। तो देखो ये दो चीज तो हमारे पास ऑलरेडी है कि AB बराबर DP, और दूसरी चीज क्या है AC बराबर DQ। और क्या है, ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है ना। तो एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है। अब इन तीनों से क्या हो गया कि दो भुजाएं, ये दो भुजाएं कैसी है, बराबर है। और ये बीच वाला, इनके बीच का जो एंगल है, कॉमन एंगल, वो कैसे है, बराबर है। तो SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम प्रूव हो जाएगा त्रिभुज DPQ के, है ना। ये बात हो गई। अब देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत भाग कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे कि एंगल B बराबर होगा किसके, इस एंगल के। तो ये एंगल कौन सा है, DPQ। तो एंगल DPQ के बराबर होगा। दूसरी चीज कि एंगल C जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल C बराबर होगा DQP के, है ना। एंगल DQP के बराबर होगा। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी एंगल B जो है वो E के बराबर और एंगल C F के बराबर दे रखा है। तो उसको भी हम यहाँ से लिख लेंगे कि एंगल B जो है वो E के बराबर एंड एंगल C दे रखा है हमें एंगल F के बराबर। ये बात हम कहाँ से लिखी, ये चीज ये आप कोष्टक में लिखते जाना है ना। इसको हमने CPCT से लिखा, और ये तो हमें ऑलरेडी दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन है। इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है कि एंगल B DPQ के बराबर है और एंगल B E के बराबर है। तो ये एंगल दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से मैं लिख पाऊंगा कि एंगल DPQ बराबर होगा किसके, एंगल E के। इसी तरह यहाँ पर भी एंगल C जो है वो DQP के बराबर है और एंगल CF के बराबर भी है। तो यहां से मैं लिख पाऊंगा कि एंगल DQP बराबर है एंगल F के, ये चीज मैं लिख पाऊंगा। अब देखो ये कोण कौन कौन से है, ये DPQ ये वाला, और दूसरा एंगल E ये वाला, और यहाँ पर ये कोण और ये कोण। अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पर कि ये दोनों कोण कैसे है, संगत कोण है ना। अगर कोई दो रेखा इस तरह से है और उसको काटने वाली एक रेखा तिर्यक रेखा इस तरह से है, तो ये दोनों कोण कैसे होते, संगत कोण ही तो होते, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। आपने 9th क्लास में पढ़ा है इस कॉन्सेप्ट को। तो यहां से देखो लिख पाएंगे कि ये कोण, चूंकि ऐसा लिखो, चूंकि ये कोण संगत कोण है, संगत कोण है एवं बराबर है ना, बराबर भी है देखो। अतः हम सीधा क्या कह पाएंगे कि ये जो रेखा है, आपको पता है कि संगत कोण बराबर कब होते हैं, जब दो रेखाएं पैरेलल हो और उसको एक तिर्यक रेखा काटे, तभी होते हैं ना बराबर। तो यहाँ पर PQ जो है वो EF के समांतर हो जाएगी, EF के समांतर हो जाएगी, ये चीज हम लिख पाएंगे। और आपने थेल्स थ्योरम में पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे और वो जो रेखा समांतर होगी तो अन्य दो रेखाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। ये आपने प्रमेय नंबर 6.1 में पढ़ा है और इसको हमने प्रूव भी किया है ना। तो इस थ्योरम से हम क्या कह पाएंगे कि इस त्रिभुज में ये DE और DF जो है वो समान अनुपात में विभक्त हो जाएगी।
तो क्या लिख पाएंगे कि डी पी बाई डी ई, इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। यहाँ से हम लिख पाएंगे कि डी पी बाई पी ई बराबर लिख पाएंगे डी क्यू बाई क्यू एफ, डी क्यू बाई क्यू एफ। अब देखो यहाँ से मैं इसको थोड़ा उलट भी सकता हूँ, है ना, पी ई और डी पी, और इसको लिख पाऊंगा क्यू एफ और डी क्यू। मैंने इसको क्या किया, उलट दिया सिर्फ। अब देखो इन दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे। ऐसा हमने पिछले उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी किया है ना, 1 जोड़ा था, 1 माइनस किया था। तो यहाँ पे देखो एलसीएम आ जाएगा डीपी, और यहाँ पे आएगा पीई प्लस डीपी बराबर, यहाँ से हमें मिल जाएगा डी क्यू, और यहाँ पे मिलेगा क्यू एफ प्लस डी क्यू। अब देखो पीई प्लस डीपी क्या है, पीई प्लस डीपी, ये पूरी है ना, डी हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे डीई बाई डी क्यू, सॉरी डीपी बराबर हो जाएगी, ये किसके बराबर आएगा, डी क्यू और क्यू एफ, डी एफ के, और अपॉन में डी क्यू है ये। अब इसको फिर से हम उलट सकते हैं, तो उलट के फिर क्या आ जाएगा, डीपी बाई आ जाएगा डीई बराबर आ जाएगा डी क्यू बाई डी एफ। अब देखिए यहाँ से हमें गिवन है क्वेश्चन में, या फिर हमने देखो रचना की तब हमने क्या लिखा था, ए बी को हमने डीपी के बराबर लिया था, है ना। तो डीपी के बराबर हम ए बी लिख सकते हैं, और डी क्यू के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो लिख लेंगे यहाँ पर डीपी के बराबर हम लिख लेंगे ए बी बाई डी ई बराबर डी क्यू के बराबर हम लिख पाएंगे ए सी बाई डी एफ। ये चीज हमारे पास आ गई। इसको आप समीकरण 1 दे दो। यहाँ पर कोष्टक में रीजन दे सकते हैं आप कि ए बी जो है वो बराबर है डीपी के एंड ए सी बराबर है डी क्यू के। कहाँ से है, ये रचना से। ये बात हो गई। अब देखो एक चीज, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई और फिर ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ, ये दो भुजाओं का अनुपात तो हमने बराबर प्राप्त कर लिया। हमें अब तीसरी भुजा का भी अनुपात प्राप्त करना है बराबर, बी सी बाई ई एफ भी हमें प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्राप्त करने के लिए ये जो हमने रेखा बनाई है इसको हम ऐसे आड़ा लेके भी सेम इसी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा कि इसी प्रकार, सीधा ही लिख लूंगा, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लिख लो कि इसी प्रकार हम ए बी बराबर डी ई, सॉरी ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ, है ना, इसको भी प्राप्त कर लेंगे। इसको समीकरण 2 मान लो। अब देखो 1 एंड 2 से यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे, ए बी बाई डी ई जो है वो बराबर है ए सी बाई डी एफ के। यहाँ पर भी ए बी बाई डी ई जो है बराबर है किसके, बी सी बाई ई एफ के। तो हम क्या लिख पाएंगे, ए बी बाई डी ई बराबर हो जाएगा बी सी बाई ई एफ, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ए सी बाई ई एफ के, सॉरी डी एफ के। तो देखो तीनों जो भुजाएं है इन दोनों ट्राइंगल्स की वो कैसी आ गई, समानुपाती आ गई, है ना। कोण जो है वो संगत कोण हमें पहले ही बराबर दे रखे थे, हमने तीनों भुजाओं को समानुपाती प्रूव कर दिया। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल जो है वो समरूप हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कि एस 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 से समरूपता नियम से ट्राइंगल ए बी सी समरूप प्रूव हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। इस तरह से इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, संगत कोण बराबर दे रखे हैं और हमें त्रिभुज को समरूप प्रूव करना है। तो हमने सबसे पहले एबीसी और डीएफ दो त्रिभुज लिए और इसके संगत कोण हमें बराबर दे रखे तो हमने लिख लिया। फिर हमें देखो सिद्ध क्या करना है कि इन दोनों को हमें समरूप प्रूव करना है। हमने रचना क्या की, हमने ए बी के माप की यहाँ पर एक डीपी ली और यहाँ पर ए सी के माप की डी क्यू ली, है ना, और इन दोनों को मिला दिया आपस में। इन दोनों को बराबर लिया ही क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों त्रिभुज को पहले सर्वांग सम प्रूव करना है। इससे होगा क्या, अगर हमने इसको सर्वांग सम, देखो यहाँ पर हमने एबीसी और डीपीक्यू को सर्वांग सम प्रूव कर लिया। इससे हमें क्या मिला कि एंगल बी जो है वो डीपीक्यू के बराबर मिल गया। ये दोनों बराबर हो गए और हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एंगल बी जो है वो तो किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो यहाँ से हमें ये दोनों एंगल जो है ना वो कैसे मिल गए, संगत कोण मिल गए, है ना। और संगत कोण जो होते हैं वो आपको पता ही है कि बराबर कब होते हैं, बराबर भी मिल गए। तो बराबर कब होंगे, जब पी क्यू समांतर होगी ई एफ के। और यहाँ पे हमने थेल्स थ्योरम लगा के, ये देखो यहाँ पर पी क्यू जो है वो समांतर आ गई ई एफ के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से,
तब थेल्स प्रमेय से ऐसा लिखते रहना। जो भी आप यूज करते हो ना उसको ऐसे कोष्टक में लिखना है आपको। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं कि dp बाई पीई बराबर dq बाई qf, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी त्रिभुज में हम किसी भी भुजा के समांतर कोई भुजा ले रहे हैं तो वो अन्य दो भुजाओं को कैसे समान अनुपात में विभक्त करती है, बांट देती है। तो dp बाई पीई हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा dq बाई qf, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। इसको हमने क्या किया, जस्ट उलट दिया है, क्योंकि हम 1/2 को अगर 1/2 बराबर 1/2 है तो क्या इसको 2/1 बराबर 2/1 लिख सकते हैं, तब भी तो ये आपस में बराबर ही रहेंगे, है ना। इक्विलिटी चेंज थोड़ी हो जाएगी, इसकी नहीं होगी। और फिर हमने दोनों तरफ 1 जोड़कर इसको सॉल्व किया और हमें क्या मिल गया, dp बाई डी बराबर dq बाई df। हमें पता है कि ab जो है वो dp के बराबर है और ac dq के बराबर है, तो यहाँ से dp की जगह पे हमने ab और dq की जगह पे ac लिख लिया और ये हमें इक्वेशन 1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि दो भुजाओं का अनुपात तो हमें बराबर मिल गया। अब तीसरी भुजा का भी बराबर लेना है हमें, तो सेम यही प्रोसेस हमें फिर से दोहरानी पड़ेगी। तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे पूरा और डायरेक्ट लिख लेंगे कि इसी प्रकार AB बराबर डी जो है वो BC अपॉन EF के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों से हम सीधा क्या लिख सकते हैं कि तीनों भुजाएं जो है वो आपस में कैसी है, समानुपाती है। और समानुपाती मिल गई तो SSS समरूपता नियम से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, समरूप प्रूव हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको थ्योरम समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ से एक बार समझ के अच्छे से और फिर खुद बिना देखा देखी लिखना है, ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट थ्योरम की, और ये है आपके SSS समरूपता नियम। ये जो थ्योरम है 6.3 की जस्ट अपोजिट है। उसमें आपको संगत कोण बराबर दे रखे थे और हमें त्रिभुजों का समरूप प्रूव करना था, मतलब संगत भुजाओं को समानुपाती करना था। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए कि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, तो समानुपाती यहाँ पर दे रखा है हमें, और संगत कोण को हमें बराबर करना है और त्रिभुज को समरूप प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर दिया क्या है। सबसे पहले तो पहले हम दो ट्राइंगल ले लेंगे, ABC एंड DEF। ये दो ट्राइंगल ले लिया हमने। अब लिखेंगे कि दिया क्या है, तो दिया है हमें कि ABC व त्रिभुज DEF में इनकी भुजाएं कैसी दे रखी है, समानुपाती। तो AB की संगत भुजा DE बराबर हो जाएगी BC की संगत भुजा EF के अनुपात, और AC की संगत भुजा DF। इन तीनों का अनुपात कैसा दे रखा है, हमें बराबर दे रखा है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर भी हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि AB के बराबर माप की यहाँ पर हम एक भुजा लेंगे, कौन सी, DP, और AC के बराबर माप की यहाँ पर हम एक भुजा लेंगे DQ, और फिर इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज DPQ में AB के बराबर हमने DP ली, है ना, DP को काटा, एंड AC के बराबर DQ को काटा, DP में से इनको काटा हमने, और क्या किया, P व Q को मिला दिया, मिलाया। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल को हम सर्वांग सम प्रूव करें, और इन दोनों को सर्वांग सम हम तभी प्रूव कर पाएंगे जब तीनों भुजाएं इसकी बराबर आ जाएगी, तभी हम प्रूव कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दे रखा है, और ये अनुपात देखो यहाँ पर AB बाई DE दे रखा है, तो AB बाई DE ये पूरी भुजा है ना, और फिर यहाँ पे देखो AC बाई DF ये दे रखा है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों, एक चीज हमें एक और चीज पता है कि AB जो है वो DP के बराबर है, तो AB को हम डायरेक्टली DP के बराबर लिख सकते हैं। तो DPQ ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल DEF, पहले हम इन दोनों को समरूप प्रूव कर देंगे, क्योंकि आसानी से हो जाएगा। देखो हमें जो दिया है उसका हम यूज करते हैं। हमें क्या दे रखा है, AB बाई DE बराबर दे रखा है किसके, AC बाई DF के। ये देखो यहाँ से ये और ये दोनों बराबर दे रखे हैं। अब देखो यहाँ से कि AB जो है वो हमारे पास DP के बराबर है और AC DQ के बराबर है, तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे, DP बाई DE ऐसा लिख पाएंगे, और इसको लिख पाएंगे DQ बाई DF, ये लिख लिया हमने। तो ये तो हमें क्या है, गिवन है, और ये हमने कहाँ से लिखा, ये भी एक तरह से हमें गिवन है, तो लिख लेंगे रचना से ऐसे।
डीपी बाई डी जो है, डीपी बाई डी बराबर आ गया किसके, डी क्यू बाई डी एफ के। तो आपको पता है थेल्स थ्योरम के विपरीत से, है ना, थेल्स थ्योरम का विलोम आपको क्या कहता है कि अगर ऐसे संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती आ जाए तो पी क्यू जो है वो ई एफ के पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, है ना। ये थ्योरम का उसका उल्टा है जस्ट, थेल्स थ्योरम का। और ये हमने कहाँ पर पढ़ा है, प्रमेय 6.2 में, है ना। थेल्स थ्योरम का विपरीत ऐसा लिख लेना है यहाँ पर, विलोम है इसका थेल्स का। अब देखिए यहाँ से पी क्यू और ई एफ अगर बराबर आ गए, मतलब समांतर आ गए, तो इसके एकांतर कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब डी पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, ई क्यू के। डी पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, ई के। और इसी तरह डी क्यू पी बराबर हो जाएगा एफ के, ये चीज हो जाएगी। और ये कैसे कोण है, संगत कोण है, संगत कोण। अगर संगत कोण बराबर है, दो संगत कोण बराबर आ गए इन दोनों त्रिभुज में, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये पूरा वाला ट्रायंगल, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से ट्रायंगल डी पी क्यू समरूप हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, है ना, पूरे ट्रायंगल के समरूप हो जाएगा। ये ऐसे कई सारे क्वेश्चन किए हमने एंगल समरूपता का यूज करके। अब देखो अगर ये ट्रायंगल समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं जो होगी वो समानुपाती होगी। तो हम क्या करेंगे, डीपी और पी क्यू इन दोनों भुजाओं को ले लेंगे। तो देखो डीपी जो है वो, डीपी की संगत भुजा कौन सी, बड़े वाले ट्रायंगल में डीपी की संगत भुजा है डीई और पी क्यू की संगत भुजा ई एफ। तो इन दोनों को हम बराबर लिख लेंगे। तो देखो यहाँ से डीपी बाई डीई ये आ जाएगा बराबर पी क्यू बाई ई एफ। क्वेश्चन में हम लिख देंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ऐसा लिख लेना है। अब देखो यहाँ से कि हमें क्या मिल गया, डीपी बाई डी ये मिल गया। और एक चीज हमें और क्या पता है कि डीपी जो है वो ए बी के बराबर है, तो डीपी ए बी के बराबर है, ए बी बाई डी ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसा लिख लिया। और पी क्यू बाई ई एफ ये ऐसा कैसे लिख लेंगे। अब देखो ये हमने कहाँ से लिखा, रचना से। अब हमें क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि ए बी बाई डी जो है वो हमें किसके बराबर दे रखा है, बी सी बाई ई एफ के, है ना। इसी को यूज लेंगे क्योंकि हमें ये वाली भुजा भी चाहिए, ये वाली, क्योंकि ये दो तो हमें ऑलरेडी मिली हुई है, ये और ये, है ना। और अगर इसको भी हम बराबर कर लें तो क्या ये सर्वांगसम हो जाएंगे, ऊपर वाले दोनों त्रिभुज हो जाएंगे बिल्कुल। तो बी सी बाई ई एफ को लेंगे हम यहाँ पर, ए बी बाई डी ई बराबर है किसके, बी सी बाई ई एफ के। ये हमने लिख लिया, है ना, ये हमें गिवन है, गिवन है ये हमें। अब देखिए यहाँ से जब ए बी बाई डी जो है वो इन दोनों के बराबर आ गया, तो क्या हम इन दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बी सी बाई ई एफ, ये चीज बराबर हो गई। अब देखो ये बराबर होने से क्या हुआ, ई एफ बाई ई एफ ये तो सेम आ गया, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि पी क्यू जो है वो बराबर है किसके, बी सी के, ये बात हमें मिल गई। अब देखो पी क्यू बी सी के बराबर आ गया, पी क्यू ये इसके बराबर आ गया। और हमें पहले ही पता है कि ए बी जो है वो डीपी के बराबर है और ए सी को हमने डी क्यू के बराबर लिया, ये देखो रचना से। तो क्या इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों की जो भुजाएं है वो आपस में बराबर आ गई। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहां से हम लिख पाएंगे कि ट्रायंगल, देखो इसको लिख लो, ट्रायंगल डी पी क्यू व ट्रायंगल ए बी सी में, इन दोनों ट्रायंगल में पी क्यू, देखो पहली भुजा पी क्यू बराबर बी सी ये हमें मिल गई। और ए बी बराबर दे रखी है किसके, डी पी के। और फिर ए सी बराबर दे रखी है डी क्यू के, ए सी बराबर है डी क्यू के। तो यहां से हमें क्या मिला, एस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से आपको पता है कि सर्वांग समता में हमें भुजाएं बराबर करनी होती है और समरूपता में हमें क्या करना पड़ता है कि भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, मतलब समानुपाती होनी चाहिए। तो यहां से देखो ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम आ गया किसके, ट्रायंगल डी पी क्यू के।
इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया 2। और यहाँ से देखो एक चीज, आपको पता है कि अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते तो वो समरूप तो होते ही होते हैं। तो ये चीज भी हम लिख पाएंगे कि ट्राइंगल ABC समरूप हो जाएगा किसके, DPQ के। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दो। तो अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिला, 1 व 2 से, कि जब ये देखो ABC जो है वो DPQ के समरूप है और DPQ जो है वो DEF के समरूप है, तो क्या ABC DEF के समरूप हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। ABC समरूप हो जाएगा किसके, DEF के। आपको ये चीज तो पता है ना कि अगर A जो है वो B के बराबर है और B जो है वो C के बराबर है तो A C के बराबर हो जाता है। तो वही रूल यहाँ पर लगा है कि ABC जो है वो DPQ के समरूप है और DPQ DEF के समरूप है, तो ABC जो है वो डायरेक्टली किसके, DEF के समरूप हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। तो इस तरह से इस थ्योरम को करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। इसमें देखिए SAS समरूपता नियम। तो दो त्रिभुजों में संगत दो भुजाएं परस्पर समानुपाती हो और उनके मध्य का कोण जो है वो बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। मतलब दो त्रिभुजों में अगर उनकी दो भुजाओं का अनुपात समान दे रखा हो और उनके बीच का कोण है ना, मध्य का कोण अगर बराबर आ जाए तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम दो ट्राइंगल लेंगे, ABC एंड दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया DEF। ये हमने दो ट्राइंगल ले लिए। अब देखिए हमें जो दिया है उसको हम लिखेंगे, दिया है कि ट्राइंगल ABC व ट्राइंगल DEF में, इसमें हमें क्या दे रखा है, AB की संगत भुजा कौन सी, D, बराबर दे रखा है AC बाई DF, ये हमें दे रखा है। और दूसरी चीज हमें इन दोनों के मध्य का कोण, मतलब ये दोनों भुजाएं हमने ली तो इनके बीच का कोण कौन सा है, एंगल A और एंगल D। तो एंगल A बराबर दे रखा है किसके, एंगल D के। ये चीज हमें गिवन है। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC समरूप है किसके, ट्राइंगल DEF के। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो इसमें भी हमें रचना करनी पड़ेगी। इसमें भी सेम हम इसी नाप से इसको नाप से लेंगे और फिर यहाँ पर एक PQ रेखा बना देंगे। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ कि त्रिभुज DPQ में AB बराबर ली हमने किसके, DP के, एंड AC हमने बराबर ली DQ के। तो लिख लो क्रमशः DE व DF में से हमने इसको काटा है, में से काटी, वह हमने क्या किया, P व Q को मिलाया, ये चीज हमने कर ली। अब देखिए प्रूफ देखते हैं हम। प्रूफ में हम क्या करेंगे, पहले दो ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन से, ABC व ट्राइंगल DPQ। इन दोनों ट्राइंगल को हम सर्वांग सम प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो कि हमें AB जो है वो DP के बराबर है, ये पहले ही पता है। ये दो चीज तो हमें पता है, वो हम पहले लिख लेते हैं कि AC बराबर है DQ, ये दोनों बुझाए तो है ही है। और दूसरी चीज एक हमें दे रखा है कि एंगल जो A है वो D के बराबर है, तो एंगल A बराबर है D के। तो तीन चीज मिल गई हमें। तो ये दोनों ट्राइंगल SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम प्रूव हो जाएंगे। ABC सर्वांग सम हो जाएगा किसके, DPQ के। ये चीज हमें मिल गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब देखो हमें कि और क्या दे रखा है, AB बाई DE बराबर दे रखा है AC बाई DF के। इसको भी हम यूज करते हैं। इस चीज को तो हमने यूज कर लिया, अब इसको यूज करते हैं। AB लिख लो, चूंकि हमारे पास क्या है, AB बाई DF बराबर है किसके, AC बाई DF के, ये DE है ना। अब ये चीज हमें दिया है तो लिख लो यहाँ पर गिवन है। अब देखो AB के बराबर हमारे पास क्या है, DP, तो DP बाई DE, और AC के बराबर क्या है, DQ, तो DQ बाई DF। यहाँ पे लिख लो रचना से। रचना से क्या पता है हमें कि AB बाई AB जो है वो बराबर है किसके, DP के, और AC बराबर है DQ के। अब देखिए यहाँ पर DP बाई DE बराबर DQ बाई DF, तो DP बाई DE बराबर DQ बाई DF। तो ये तो थेल्स थ्योरम है, आपको पता है थेल्स थ्योरम की विपरीत। यहाँ से हम सीधा क्या कह पाएंगे कि PQ जो है वो समांतर हो जाएगी EF के, और कोष्टक में लिख लेंगे कि थेल्स
प्रमेय का विलोम से, ऐसा लिख लेंगे। ये दोनों रेखाएं हमारे पास कैसी आ गई, समांतर आ गई। और आपको पता है कि जब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये एंगल और ये एंगल कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे कि एंगल डी पी क्यू बराबर होगा किसके, एंगल ई के, एंड एंगल डी क्यू पी बराबर हो जाएगा एंगल एफ के। और ये कैसे कोण है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, संगत कोण है। जब दो एंगल बराबर हो गए दो त्रिभुजों में तो ए समरूपता से ट्राइंगल कौन सा, डी पी क्यू समरूप हो जाएगा किसके, एबीसी के, सॉरी डी ई एफ के। ये पूरा ट्राइंगल है ना, ये छोटा ट्राइंगल और ये पूरा वाला ट्राइंगल, तो डी ई एफ के समरूप प्रूव हो गया। इसको आप इक्वेशन दे दो 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या पता है पहले से कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सर्वांग सम प्रूव किया था हमने किसके, डीपीक्यू के। एंड ये चीज है हमें पता है कि डीपीक्यू जो है वो समरूप है किसके, डीईएफ के। अब आप बताओ कि क्या हम इसको एबीसी को समरूप लिख सकते हैं डीपीक्यू के, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि सर्वांग सम त्रिभुज हमेशा समरूप तो होते ही है। तो समरूप हमने लिख लिया। एंड हमारे पास ऑलरेडी क्या है, डीपीक्यू समरूप है किसके, डीईएफ के। तो जब एबीसी डीपीक्यू के समरूप है और डीपीक्यू डीईएफ के समरूप है तो क्या एबीसी सीधा डीईएफ के समरूप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ से। तो एबीसी समरूप हो जाएगा डीईएफ के, और यही हमें प्रूव करना है। तो इस तरह से इस तीनों थ्योरम को हम करेंगे। आई होप कि आपको तीनों समझ में आ गई होगी। अगर आप खुद से करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है ना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।